हेलो स्टूडेंट, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकांत शर्मा सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पॉलिटी के अंदर 12th क्लास की जो आरबीएससी में बुक है उसका हम फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ रहे थे और फर्स्ट चैप्टर था शीत युद्ध का दौर, उसको हम पढ़ रहे थे। आज उसी उसी चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि शीत युद्ध के दायरे। ठीक है, यानी कि जो शीत युद्ध का दौर था उसका जो टॉपिक है शीत युद्ध के दायरे। क्या क्या शीत युद्ध के दायरे थे दोस्तों? कहने का मतलब ये हुआ कि जो शीत युद्ध प्रारंभ होता है दो महाशक्तियों के मध्य, तो यहाँ परमाणु हथियार के माध्यम से युद्ध तो लड़ा नहीं जाता है, लेकिन दोनों ही महाशक्तियों के मध्य जो प्रतिस्पर्धा है, तनाव, संघर्ष है, उसके माध्यम से जो युद्ध लगातार जारी रहता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? शीत युद्ध कहेंगे। लेकिन दोस्तों, जब ये जो शीत युद्ध का दौर है, ये दायरे हैं, इसके अंदर जो लास्ट के अंदर जब दोनों शक्तियाँ थी वो आपस में इस शीत युद्ध को ख़त्म करने के लिए अनेक प्रकार की संधियां हैं, उन पर दोनों ने अपना समझौता जताया और उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो हम इस टॉपिक में आज पढ़ेंगे कि जो शीत युद्ध के जो दायरे थे उनके बारे में कहेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि परमाणु हथियारों के माध्यम से युद्ध तो नहीं होता है, लेकिन दोनों ही महाशक्तियों के मध्य तनातनी का माहौल बिल्कुल जारी रहता है। तो इसको हम पढ़ेंगे, इसी को हम शीत युद्ध के दायरे के नाम से हम जानते हैं। देखिएगा, बात करते हैं शीत युद्ध के दायरे। देखिएगा, जब हम शीत युद्ध के दायरों की बात करते हैं तो हमारा आशय ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी खेमों में बटे देशों के बीच संकट के अवसर आए। यानी कि दो बड़े जो विरोधी खेमे थे दोस्तों, ठीक है, तो इन दोनों ही बड़े विरोधी खेमों के अंदर जो बीच का जो दोनों का एक जो संकट का जो माहौल बना हुआ था, ठीक है, तो वो ये लगातार कंटिन्यू रहता है दोस्तों। लेकिन देखिएगा क्या होता है, युद्ध हुआ या इनके होने की संभावना बनी, यानी कि युद्ध हुए या इनके होने की संभावना, यानी कि मैंने कहा कि जो शीत युद्ध का जो दौर था वो लगातार कंटिन्यू रहता है, युद्ध होता है या नहीं होता है, लेकिन ये जो संकट का जो काल था वो लगातार निरंतर बना रहता है। संभावना बनी रही, लेकिन बातें एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ी। यानी कि जो बात थी दोस्तों वो एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ी, यानी कि युद्ध हुआ नहीं, लेकिन तनातनी का माहौल तो कंटिन्यू जारी रहता है। एक बार फिर से इसको हम पढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा, जब हम शीत युद्ध के दायरे की बात करते हैं तो हमारा जो आशय ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी खेमों में बटे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए या इनके होने की संभावना बनी रही, लेकिन बातें एक हद से ज़्यादा बढ़ी नहीं दोस्तों, युद्ध तक ये बात आगे बढ़ी नहीं। तो ये था इसका मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट जो शीत युद्ध के दायरे थे उसकी। अब इसके अंदर और हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। देखिएगा, जो कोरिया है, वियतनाम है और जो अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध के से बचा रहा। लेकिन जो तनातनी का जो संकट था दोस्तों, इस तनातनी के संकट के माध्यम से दोस्तों जो कोरिया है, वियतनाम है और जो अफगानिस्तान है, इन क्षेत्रों के अंदर व्यापक जनहानि होती है दोस्तों। ठीक है, लेकिन जो परमाणु युद्ध होना था वो नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ 1914 से 1918 और सेकंड जो वर्ल्ड वार होता है वो 1939 से लेकर सेकंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 के मध्य, यानी कि अमेरिका एक महाशक्ति साबित होने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए जापान के दो बड़े शहर थे दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा पर 9 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 नागासाकी पर दोस्तों उन्होंने परमाणु बम गिराया। ठीक है, तो इस दौर में दोस्तों बहुत ज़्यादा जनहानि हुई थी दोस्तों, और जनहानि होने के साथ ही दोस्तों यूएनओ की स्थापना कर दी गई थी, जिससे अब तक तो थर्ड युद्ध से पूरा विश्व बचा रहा है ना। लेकिन दोस्तों इसकी जो हानि है दोस्तों, काफ़ी जो छोटे बड़े जो देश थे उनको उठानी पड़ी। ठीक है, और जैसे ही ये युद्ध समाप्त होता है और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है, लेकिन दोस्तों जो तनातनी का माहौल, संघर्ष का माहौल लगातार बना रहता है। लेकिन जो छोटे जो देश थे वो अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित रखने के लिए इन बड़े देशों के साथ उन्होंने हाथ मिलाया,
संगठन कर लिया, ठीक है, यानी कि उन्होंने समझौता कर लिया था, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों ये 3-4 छोटे देश थे, जैसे कोरिया है, वियतनाम है और अफगानिस्तान है, इन्होंने उनकी व्यापक जनहानि होती है दोस्तों, ठीक है। देखिएगा, कई बार दोनों महाशक्तियों के बीच राजनयिक संवाद लंबे समय तक जारी नहीं रह पाए। इससे दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ गई, और जो लंबे समय तक जो जारी रहता है ये तनातनी का माहौल दोस्तों, तो इससे क्या होता है कि जो दो महाशक्तियां थी दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ और अमेरिका है, उन दोनों ही जो शक्तियों के मध्य जो राजनयिक यानी कि राजनीतिक जो संवाद थे उन्हें लंबे समय तक जारी नहीं रहते, लेकिन दोनों के मध्य इस राजनीतिक जो संवाद थे वो समाप्त हो जाते हैं। फिर कहीं ना कहीं दोनों ही बड़े महाशक्ति देशों के मध्य कुछ गलत फहमियाँ हैं प्रारंभ हो जाते हैं दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, इस दौरान किस दौरान, यानी कि जब शीत युद्ध का दौर था, इस दौरान क्या होता है कि इस दौरान गुटनिरपेक्ष देशों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि जैसे ही हम यूँ कह सकते हैं कि इस दौरान क्या होता है कि जो गुटनिरपेक्ष देश थे दोस्तों, जैसे हम यूँ कह सकते हैं कि हमारा जो भारत देश है ये गुटनिरपेक्ष देश थे दोस्तों। इसकी जो जन्मदाता थे भारत के अंदर, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों, जो भारत देश के प्रथम कौन थे, प्रधानमंत्री थे। तो कहने का मतलब है कि इस दौर के अंदर जो गुटनिरपेक्ष देशों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या भूमिका निभाई दोस्तों? यानी कि दो शक्ति है या दो देश है जिसके मध्य जो तनातनी का माहौल है और जैसे संघर्ष का जो माहौल था, प्रतिद्वंदिता का माहौल था, उन दोनों के मध्य दोस्तों इन जो गलत फहमियाँ दो देशों के मध्य फैली हुई थी उसको समाप्त करना और दोनों के मध्य ही सामंजस्य स्थापित करना उनका बहुत बड़ा काम था दोस्तों। तो इसी को हम गुटनिरपेक्ष कहेंगे दोस्तों। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इस दौर यानी कि इस दौर जब शीत युद्ध का दौर था, उस वक्त दोस्तों जो गुटनिरपेक्ष जो देश थे उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख जो नेता थे दोस्तों भारत के अंदर, तो दोस्तों ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। तो उसको हम अगले वीडियो में दोस्तों जो गुटनिरपेक्ष देश थे, इसके अलावा हमारे भारत के अलावा और भी जो देश थे और जो उनके अंदर जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रारंभ किया और उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई है, उन सभी देशों के बारे में, उन्हीं सभी गुटनिरपेक्ष देश और उनके जो राजनेता थे दोस्तों, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो स्टूडेंट मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा, और केके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आपको पता है दोस्तों, जो एक तो उत्तरी कोरिया था और एक दक्षिणी कोरिया था दोस्तों, दोनों ही दो देश थे। इनके मध्यस्थ यानी कि दोनों के मध्य दोस्तों काफ़ी संघर्ष का माहौल लंबे समय तक रहता है। लेकिन जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन दोनों मध्य देशों के मध्य एक मध्यस्थता का काम करके दोनों के मध्य जो आपसी विवाद था दोस्तों, उस आपसी विवाद को उन्होंने बिल्कुल सुलझाया था दोस्तों। तो ये उनका काम था दोस्तों। तो यही गुटनिरपेक्ष जो देश थे और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो प्रेरणा थे उनका यही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस थी, यानी कि उनका काम था दोस्तों। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि आपको पता है कि कांगो संगठन, यानी कि एक कांगो संकट था, यानी कि जो कांगो संकट के समय दोस्तों यूएनओ, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के माध्यम से कांगो संकट को भी समाप्त कर दिया गया। एक कांगो संकट होता है दोस्तों, जो आपको पता है कि ये कांगो है आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है, और उसके मध्य कुछ संकट उत्पन्न हो जाता है। दो यूएनओ के जो एक सेक्रेटरी थे, महासचिव थे दोस्तों, उन्होंने इस कांगो संकट को समाप्त कर दिया दोस्तों। तो ठीक है, तो ऐसे हम यूँ कह सकते हैं कि कई ऐसे भी देश थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपनाया दोस्तों, और दो देशों के मध्य जो तनातनी का माहौल है उसको उन्होंने समाप्त किया दोस्तों। जैसे हम कह सकते हैं कांगो संकट का समाप्त मध्यस्थता करके दोस्तों जो महासचिव थे यूएनओ के, उन्होंने इसको समाप्त किया। जैसे उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य जो तनातनी का माहौल था दोस्तों, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर उन दोनों देशों के मध्य मित्रता करवाई दोस्तों। ठीक है, देखिएगा, अभी एक बात और बात कर लेते हैं कि दोनों महाशक्तियाँ, कौन सी दोनों महाशक्तियाँ यानी कि जो आपकी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ है, उन्होंने अस्त्र नियंत्रण यानी अस्त्र जो शस्त्र दोस्तों उन पर नियंत्रण करने के द्वारा हथियारों की होड़ पर लगाम कसने के लिए दोस्तों उन्होंने 1960 के दशक में दोनों ही देशों के मध्य एक समझौता होता है दोस्तों,
कुछ समझौते होते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इन समझौतों के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हम यूँ कह सकते हैं कि अब तक आते आते यानी 1960 तक आते आते दोनों ही देश समझ गए थे कि शीत युद्ध के दौर में जो दोनों ही देश काफ़ी आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। तो उन्होंने इस शीत युद्ध को दौर को समाप्त करने के लिए और आगामी जो थर्ड वर्ल्ड वार ना हो, इसी थर्ड वर्ल्ड वार को की सोच को और शीत युद्ध के दौर को समाप्त करने के लिए दोनों ही देशों ने अस्त्र नियंत्रण के लिए यानी कि जो अस्त्र थे दोस्तों उन पर बाउंड करने के लिए दोनों देशों ने 1960 के दशक में दोस्तों एक जो समझौता था दोस्तों, यानी कि दोनों पक्षों में एक 3 महत्वपूर्ण समझौते होते हैं और तीनों ही समझौते बहुत इंपॉर्टेंट है। उन पर दोस्तों इन्होंने हस्ताक्षर किए। 3 समझौते कौन कौन से दोस्तों देखिएगा। एक तो आपका परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है, एक तो ये समझौता दोनों देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा दोस्तों और भी देश थे, उन्होंने भी हस्ताक्षर किए थे। दूसरा है परमाणु अप्रसार संधि, इसके ऊपर दोनों ही महाशक्तियों ने हस्ताक्षर किए। और तीसरा है दोस्तों परमाणु प्रक्षेपण परिसीमन संधि यानी कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, इनके ऊपर दोस्तों तीनों ही देशों ने क्या किए, हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। ये 3 समझौते बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये अस्त्र नियंत्रण पर दोस्तों, अस्त्र नियंत्रण के ऊपर दोस्तों 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों ने दोस्तों इन 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो शीत युद्ध के दायरे थे उनको हमने पढ़ा है दोस्तों। कल हम बात करेंगे दो ध्रुवीयता को चुनौती दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन की हम बात करेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।